नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द आईजीए शो में। और आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं बहुत ही हॉट टॉपिक एमएसएमई। आजकल आप देख रहे हैं एमएसएमई को लेके बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे आ गए हैं जिसके लिए सारे व्यापारी, प्रोफेशनल सब लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चनायर्स हैं, एफएक्यूज हैं, उत्सुकता है उनको जानने की। तो आज इन सारे पॉइंट पे चर्चा करने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट सीए दिनेश गोयल जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर के बारे में बता दूं, सर हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के, और साथ ही मेंबर फैसिलिटेशन काउंसिल एमएसएमई बरेली रीजन के भी हैं। और सर को इंडस्ट्री का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद थैंक यू हमारे वेरी मच आमंत्रण स्वीकारने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आपके साथ बात करने की, क्योंकि ये लाइन बड़ी सेंसिटिव है और इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। सर ये एमएसएमई को लेके बहुत लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ। एमएसएमई है क्या सर? ये मतलब एमएसएमई में कौन कौन लोग कवर होते हैं? देखिए, एमएसएमई एक्ट अपने आप में 2006 वेल अटेंडेड एक्ट। उसमें 3 कैटेगरीज मेनली हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जैसे एमएसएमई का वर्ड आप पढ़ेंगे तो एम इज फॉर माइक्रो, देन स्मॉल, देन मीडियम एंटरप्राइजेस, इस तरह से है। लेकिन जो हमारा आज का आपने मुझे बुलाया है, जिसमें फैसिलिटेशन काउंसिल की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें स्मॉल एंड माइक्रो ही उसमें कवर्ड है। ठीक है सर। अब माइक्रो क्या है, अगर आप समझें तो माइक्रो है जिनके यहाँ प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है और 10 करोड़ रुपए से कम उनकी सेल है, अच्छा, ओके। एनुअल टर्नओवर कभी भी। और उसमें स्मॉल में 10 करोड़ रुपए की अगर आपके प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, 50 करोड़ रुपए की आपके। माइक्रो में 5 करोड़ तक की कैपिटल, 5 करोड़ 5 करोड़ मतलब तक की टर्नओवर कवर्ड माइक्रो है। वाला वो माना जाएगा जिसने कम से कम प्लांट मशीनरी में कम से कम 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हो। ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ इन्वेस्ट किया हो हाँ, और टर्नओवर। 5 करोड़ से कम की टर्नओवर, अच्छा, वो आपका माइक्रो है। और स्मॉल वाला 10 और 50 की 10 और कैटेगरी आ 50, गई, 10, वो हाँ। स्मॉल। मीडियम वाले को इससे दूर क्यों रखा गया सर? बेसिकली उन्हें मानना है कि भी मीडियम के पास फिर अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेट रिकवरी का, अपने पेमेंट्स की रिकवरी का, और वो मैनेज कर सकते हैं। और जो रियल में असिस्टेंस है, वो एक छोटे ऐसे कैटेगरी को रिक्वायरमेंट है जो अपने आप में असहाय हैं और जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुतायता नहीं है। ओके सर, सेक्शन 15 जो अपना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 का है, वो क्या कहता है? सेक्शन 15 क्या कहना चाहता है? बेसिकली सेक्शन 15 में इन्होंने एक प्रोविज़न ये बनाया गवर्नमेंट ने, जो एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है, कि अगर आपने माल दिया है किसी को, तो आप उसकी पेमेंट के हकदार हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेज़ ने या मीडियम एंटरप्राइजेज़ ने, सॉरी, स्मॉल ने या माइक्रो ने अगर माल दिया है, तो वो अपनी पेमेंट लेने के हकदार हैं। उनकी वॉइस बहुत बड़ी नहीं होती है, तो उनको ये है कि ये सुविधा है, एक क्वासी जुडिशियल ये पावर्स हैं इसकी, हालाँकि कंप्लीट जुडिशियल पावर ना हो, जिसमें इस कोर्ट में बहुत नॉमिनल फीस पर एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज आकर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और अपने केस को वहाँ पर लॉन्च करके पेमेंट की रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। ओके। इट्स अ फास्ट ट्रैक कोर्ट आल्सो। अच्छा, फास्ट, ठीक है। नहीं, तो सेक्शन 15 मतलब कितने दिन में पेमेंट हमें करना पड़ेगा? नहीं, बेसिकली ये है कि जो इसका प्रोविज़न कहता है, वो सबसे पहले तो ये कहता है कि आपने माल दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपके पास उसकी रसीद हो, और जैसे चाहे ट्रांसपोर्ट की रसीद है या कोई और एविडेंस है, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपने उनसे कन्फर्मेशंस आई हुई हैं कि हाँ, माल अच्छा आ गया, चला गया, पहुँच गया, और उसमें कोई अगर 15 दिन तक कोई काउंटर क्लेम नहीं है या डैमेजेस का या कोई रिपोर्टिंग नहीं है, मटेरियल इज डिलीवर्ड इन गुड कंडीशन, तो वो उसके बाद 45 दिन के अंदर अगर उनको पेमेंट नहीं मिलती है, तो दे कैन ऑलवेज मूव टू द कोर्ट। अच्छा, मतलब गुड्स आपके पास पहुंचने चाहिए, यानी उसकी इनवॉइस आपके पास है। मतलब व्हाट्सएप भी क्या आजकल एविडेंस हमारा कोर्ट में हाँ, एक्सेप्टेबल है? व्हाट्सएप, ईमेल्स, मैसेजेस, ओके। उस काउंटर मैसेजेस सब अवेलेबल, सब माने जाते हैं।
और उसके ब्लू टिक्स भी देखे जाते हैं और चीज़ें देखी जाती हैं, तो वो एज़ अच्छा, एन तो ब्लू एविडेंस। टिक तो सर बंद करने का ऑप्शन आता है, वो आप बंद कर सकते हो वो तो व्हाट्सएप में। वो बंद कर दे, कोई बंद कर दे अलग बात है, लेकिन अगर रेसिपिएंट ने अपना माल दिया है तो उसे तो ऑन ही रखना चाहिए। मेरा अपना ये ओके। मानना है। हाँ जी। तो मतलब 15 दिन में कंफर्मेशन, अगर कोई आपकी डैमेजेस हैं तो आप बता दीजिए, 45 दिन में आपको पेमेंट करना ही करना है। और पेमेंट दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या रिटन एग्रीमेंट भी है किसी का, एसएसआई का, किसी का दूसरी इंडस्ट्री से या ट्रेडर से, 90 दिन की पेमेंट का भी या 100 दिन की पेमेंट का भी अगर वो है, तो दिस इज़ ओवरराइडिंग सेक्शन। उसके बावजूद भी आप 45 दिन में अपनी पेमेंट क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अब लिखित में हमें 45 दिन के ऑर्डर बाद। की ज़रूरत नहीं है। पहले हाँ, जो हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कर लेते थे कि इट इज़ 90 डीम्ड दिन, डीम्ड प्रोविजन। वो डीम्ड प्रोविज़न हो गया, हमें मतलब 45 डेज़ हम अगर करना चाहें, मतलब ये मैंडेटरी है या रिकमेंडेटरी है? नहीं, ये मैंडेटरी इन द सेंस इसलिए नहीं है। अब इसमें एक फ़र्क ये आ जाता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने बाद में पेमेंट दी, 80 दिन में पेमेंट दी। अब लेने वाले पर ये निर्भर करता है कि वो उसके बाद ब्याज के लिए क्लेम करे या ना करे। अगर वो छोड़ रहा है तो इट इज़ ऑन ए स्वीट विल। कोर्ट विल ओनली एग्ज़ामिन व्हेन द क्लेम अकर्स। अच्छा, मतलब जब कोर्ट में जाएँगे ही नहीं तो जाएँगे, कोई हाँ, बात ही नहीं तो होगी बात ही नहीं कोई। होगी। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये कर सकता है। सर, ये जो नियम आया है, इसमें बड़े व्यापारी जो होते हैं, जिनका 1 या 2 लोगों से ही कॉन्टेंट होता है, लेकिन वो बहुत बड़े बायर्स हैं, जिनसे छोटा व्यापारी नहीं बोल सकता है। तो आपको नहीं लगता है इस पॉइंट से कहीं न कहीं इंडस्ट्री पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये पड़ता है ना, बहुत केसेज़ ऐसे देखने में आ रहे हैं। ये एक फ़ार्स है इसका कि इससे कैसे उभर सकता है व्यापारी, क्योंकि देयर आर कोर्सिव टैक्टिक्स जिसमें चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों, ब्लैकलिस्ट का डर हो जाता है उन्हें, आगे अपने व्यापार का डर हो जाता है, या बड़ा व्यापारी जो खरीद रहा है। तो हमारी तो सलाह हमेशा ये रहेगी कि भई प्लान बी हमेशा एक एसएसआई अपना भी तैयार रखे और माल थोड़ा-सा सेग्रीगेट करके बेचता रहे, जिससे कि कभी उसको इस तरह की परेशानी ना आए। अच्छा, मतलब मोनोपोली क्रिएट हो जाती है ना कई बार कि हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील कर रहे हो, अब डर लगता है कि अगर इनसे 45 दिन में हमने पैसे माँगे, कहीं ये हमें भारी ना का रास्ता दिखा दें। हाँ जी। नहीं, बहुत सी जगह पर हमें सैटिस्फाइड रहना पड़ेगा, अगर हमारी कॉस्टिंग में अलाउ कर रहा है। ये एक व्यावहारिक बात है। ओके। हम ये कभी ये नहीं कहेंगे कि आप डिस्प्यूट अराइज़ करिए बिकॉज़ दे हैव टू पे आवर फीस इन द कोर्ट। तो वो क्राइटेरिया नहीं है इसमें। हुँ। ओके। तो इसमें ये जो एमएसएमई एक्ट जो नियम बनाया है, इसमें रजिस्ट्रेशन हमें कौन-सा कराना पड़ेगा जिसमें हम इसको अप्लाई हो करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएँगे? इसका पर इसकी वेबसाइट पे एमएसएमई की वेबसाइट पे फेडरेशन काउंसिल का फॉर्म अवेलेबल है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों आपको कॉपी देनी होती है, और ये जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ जो मंडल में होते हैं, क्योंकि अब यूपी में फेडरेशन काउंसिल जो है हर एक मंडल में बन गई है, तो उसमें मंडल में आपको फाइल करना है। पहले किसी टाइम पर ये सिर्फ़ कानपुर में फाइल होती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी। अब मंडल के लेवल पे आ गई है, इसीलिए वो मंडलीय उस पर है। कमिश्नर इज़ द चेयरमैन ओके। एंड जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ इज़ द member secretary, and there are 3 other members जिसमें लीड बैंक मैनेजर एलबीएम एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। तो वन इज फ्रॉम आईआई जिसमें बरेली मंडल में हम हैं, और लघु उद्योग भारती से श्री एस के सिंह। अच्छा, मैं सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि क्या वो है, हाँ, क्या नहीं है। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन और उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या एक ही चीज़ है या अलग-अलग है सर? नहीं, एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन की बात आप कह रहे हैं, फेडरेशन काउंसिल की रजिस्ट्रेशन? मैं भी एमएसएमई के दूसरे पॉइंट पे हाँ, आ गया। हम्म। एम बेसिकली ये है, देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन इज मस्ट फॉर मेकिंग बिफोर मेकिंग द सेल। आपने सेल करने से पहले अगर ट्रांजैक्शन उसमें किया है, तभी आप एमएसएमई एक्ट के अंदर फ़ायदा ले पाएँगे। अगर आप उसको इग्नोर करके ही काम कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएँगे। तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने शिल्पी इंडस्ट्रीज़ में इसको सेट किया है। तो वो बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लिए हुए होंगे प्रॉपर। जो ऑनलाइन मिल जाता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत स्पेशलाइज़्ड एफर्ट्स करने हैं। और ऑनलाइन भी अगर कोई अप्लाई नहीं करता, तो उसके वो भी हैं, फैसिलिटेटर्स भी हैं, जो हेल्प कर सकते हैं अगर किसी को। मान लीजिए सर, मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने अभी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, हुँ। लेकिन मेरा डिस्प्यूट हो गया, मेरा पेमेंट 45 दिन या बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है।
तो मैं आज की डेट में अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लूँगा, तो क्या मैं भी एलिजिबल हो जाऊँगा वो पेमेंट फिर 45 दिन में लेने के लिए? नहीं, वो उसके बाद वाली जो ट्रांज़ैक्शन होगी उसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन से पहले जो ट्रांज़ैक्शंस हैं उसके अगर कोई डिस्प्यूट है, वो आपको खुद ही सुलझाना पड़ेगा। अच्छा, उसमें कवर मैं नहीं होऊँगा। हाँ, और ये मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ, तो ही के लिए एलिजिबल हूँ या रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो भी मैं ले सकता हूँ, इसका कोई फ़ायदा? नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एक एक्सेप्शन मैं आपसे देना चाहूँगा। आप मान लीजिए प्रोडक्ट ए के लिए रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आपने उसके साथ कोई वर्क ऑर्डर भी एग्ज़ीक्यूट करा क्योंकि उसमें सर्विसेज़ भी कवर हैं, वर्क ऑर्डर्स भी कवर्ड हैं, या आपने कोई और प्रोडक्ट बेचा जो मैन्युफैक्चर किया हुआ है। आपने मैन्युफैक्चर किया, नॉट ट्रेडिंग गुड्स, तो वो भी आप इसमें बेनिफिट इसका ले सकते हैं। दैट कैन बी द एक्सेप्शन बट यू हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एमएसएमई एक्ट। इसमें सर कवर कौन-कौन है? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर कौन लोग इसमें कवर हैं? इसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें कवर्ड है। मतलब ट्रेडर्स को अभी इसमें बाहर रखा गया हाँ, है। बाहर रखा गया है, इस पे एनोमलीज़ चल रही हैं और इसमें ट्रेडर भी जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, वो इसको नॉक कर रहे हैं लीगल कोर्ट्स को, लेकिन अभी तक इस पे कोई प्रोनाउंसमेंट्स नहीं आई हैं। वो नहीं आई है। तो आपको इसमें क्या लगता है ये एक्ट जो हमारी इनकम टैक्स में ही 43 बीएचबी आ गया है, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ नियम लाए रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सारे जो नियम एप्लीकेबल हो रहे हैं अप्रैल 2023 से, इससे इंडस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बेटर होगा। जब कोई माहौल रेगुलेटरी हो जाता है तो उससे डिस्प्यूट्स कम होंगे और डिफरेंसेस कम पैदा होंगे। जब किसी को पेमेंट चाहिए और पेमेंट टाइम से मिल रही है ड्यू टू द एक्ट, चाहे किसी भी वजह से मिल रही है, तो वो डिस्प्यूट्स कम होंगे, मेरे ख्याल में खुशहाली बढ़ेगी। मतलब ट्रेडर्स कवर नहीं है, हाँ, बाकी बल्कि मैं आप जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, सीए कोलीग्स हैं, प्रैक्टिस में हैं, अदरवाइज़ हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करूँगा कि वो बड़े वाले जो हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स हैं, उनके जब ऑडिट करते हैं तो उनको इस बारे में राइट गाइडेंस दें, ना कि उनके जुगाड़ के बारे में कोई राइट मतलब गाइडेंस सहता है कि भाई 45 दिन में पेमेंट करो। देना ही दे देना, जिससे हमारा छोटा उद्यमी प्रोटेक्ट हो सके। छोटा बिल्कुल। तो मतलब अगर आप इंडस्ट्री में जैसे कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, जिसका पेमेंट नहीं है, उसको कौन-कौन से डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रिकॉर्ड में मेंटेन करने पड़ेंगे, जो कल को आप जो है फैसिलिटेशंस जो बता रहे हैं, जहाँ पे हमें प्रेज़ेंट करने पड़ सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिलीवरी ऑफ गुड्स। इनवॉइस होना चाहिए, उसकी जीआर या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए, चाहे वो कुरियर का बिल हो या और चीज़ें हैं, व्हिच शोज़ दैट द डिलीवरी हैज़ बीन मेड। तो डिलीवरी डिलीवरी का एविडेंस करना ज़रूरी है। मैं एडवाइस करूँगा अपने सभी उद्यमी भाइयों से भी कि कभी भी आप अगर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजते हैं, तो अपनी जीआर पर रिसीव करा के अपने पास ज़रूर रखें। हाँ, जिससे मतलब और उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर का भी मेंशन आप अपने इनवॉइस पे करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ, मतलब प्रिंट ही करा दें। क्योंकि मैंने देखा कई बार अब लोग पूछने लग गए हैं कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। जी, जी, वो जी। पूछते हैं, अगर हम इनवॉइस में ही छाप दें, तो वो ज़्यादा बेटर बेटर रहेगा। होगा। इट्स अ गुड कम्युनिकेशंस एरिया। और सर आप इंडस्ट्री को इस एक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिससे उनकी वर्किंग में और अच्छा से इम्प्रूवमेंट आए? बेसिकली मेरा अपना ये मानना है कि इंडस्ट्री के सामने जो चैलेंजेस हैं, जो सोचते हैं, एक तो वो बहुत सारे अज़्यूम डिसीज़न्स ले लेते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, कैसे होगा? मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, फलाना नहीं है। दे शुड फाइल देयर केस विद व्हाटएवर डॉक्यूमेंट दे हैव। बेसिकली उनको ये देखना चाहिए कि इनवॉइस मेरी है और उसके पर डिलीवरी है या नहीं है। चाहे वो रिसीटेड ना भी हो और दूसरे के यहाँ से कोई कम्युनिकेशन बाय चांस कभी हुई है, नहीं हुई है, तो उसके बेसिस पे वो फाइल करें। अपने आप अज़्यूम करके लेथार्जिक ना हो, पहली चीज़। दूसरा, अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव इवेसिव ना रखें कि अच्छा कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ। पता चला लिमिटेशन में फँस गए, टाइम निकल गया 3 साल का। 3 साल का इसमें लिमिटेशन भी है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ट्रांज़ैक्शन। अच्छा, तो वो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार वो समय भी निकल जाता है। मतलब हमें केस करने के लिए उससे 45 दिन के बाद तो हम एलिजिबल हैं और मैक्सिमम 3 साल तक केस कर सकते हैं। हाँ, 3 साल तक। 3 साल तक कर सकते हैं। और इसमें एक ही अपवाद है कोविड पीरियड का, जो 1 ईयर 11 मंथ्स एंड 4 डेज़ का आप ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट जियो इज़ देयर।
तो उसके बेसिस पर बस कोविड पीरियड के बाद अगेन दैट पीरियड व्हेन विल इट एंड 3 साल जब पूरे हो जाएँगे कोविड पीरियड को दैट इज़ इन दिसंबर 2021 राइट? बिल्कुल। तो उसके बाद 24 दिसंबर के बाद फिर पिछला पीरियड नहीं फिर जुड़ वो भी नहीं पाएगा। जुड़ेगा, हाँ, नहीं बिल्कुल। जुड़ पाएगा। तो इसलिए उसके बारे में भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हुँ। और कोई बात जो आप कहना चाहते हैं? बेसिकली मेरा मेरा कहना है कि कोई भी केस है उसको काउंसिल को एग्ज़ामिन करने के लिए दें, खुद असम्पशन्स पे काम ना करें। दूसरा ये है कि अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा-सा बना के रखें, आज व्हाट्सएप का द दौर है एंड इट इज़ अ वेरी ईज़ी वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो पार्टी से इंटरैक्टिव रहें और अपने क्लेम्स को टाइम से फाइल करें और वर्किंग कैपिटल को इरोड होने से बचाएँ। तो बिल्कुल। बेसिकली आई वुड से टू कीप योर oneself हेल्दी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड और किसी भी कोर्सिव उसमें ना पड़ें। बेसिकली अगर बाय चांस आप किसी से सिंगल पार्टी से डील भी कर रहे हैं, अपना जो क्लेम लैप्स होने के चांसेस हैं, उसमें आप केस ज़रूर फाइल करें। उससे उससे आपके आगे के बिज़नेस पे ज़रूरी नहीं है कोई फ़र्क पड़ेगा। They will also understand कि yes, some problem is there and to keep that alive, you have to do it. बिल्कुल सर, कई बार हम लोग गवर्नमेंट कोई व्यापारी हमारे हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स लेते हैं, हुँ, वहाँ पे उनकी लाइजनिंग बनी होती है, हुँ। इसलिए वो केस फाइल नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं मैंने केस फाइल कर दिया, मेरे को नेक्स्ट टेंडर ही नहीं मिलेगा और इस बिल्कुल। बात में ही 3 साल निकल जाते हैं। एक बात मैं काउंसिल के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि इट इज़ अ वेरी फास्ट ट्रैक काउंसिल एंड इसमें ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जब जाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी जो है 10% के करीब लगती है फॉर रिकवरी। हाँ जी। इसमें ₹5000 तक की मैक्स नॉमिनल फीस लगती है और जो भी केस है उसके बाद आपका हियरिंग शुरू हो जाती और 2 स्टेजेस होती हैं, कंसोलिडेशन की एंड आर्बिट्रेशन की। उसमें पूरी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है सामने वाले को, अपनी बात कहने सुनने की। कोई काउंटर क्लेम है उसको भी सुना जाता है। अगर वो जेन्युइन है तो उसको सुना जाता है इफ इट इज़ विदिन द पीरियड और उसके बाद कोशिश ये होती है कि 90 डेज़ में इस केस का डिस्पोज़ल हो जाए। और एंड आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम फर्दर 90 डेज़ अवार्ड के 90 डेज़ के बाद आरसी जारी हो सकती है। अच्छा। हाँ, फॉर रिकवरी व्हिच द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वुड सेंड टू द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट चाहे वो इंडिया में कोई सपोज़ कुन्नूर में है, बरेली का केस है और कन्नूर में है, तो कन्नूर के डीएम को भेज के वो आरसी वहाँ पर वहाँ की इन्वोक कराएँगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा सशक्त माध्यम है जिसमें एसएसआई को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिली हुई है और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को। मतलब 5,000 रुपए के केस फाइल करके, फीस फाइल करके हम किसी भी अमाउंट का हाँ, क्लेम उसमें फाइल कर कुछ सकते हैं? परसेंटेजेज़ और हैं। अच्छा। तो 2-3 स्लैब्स हैं, ज़्यादा नहीं है। उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि 20-22 हज़ार, 25,000 रुपए ज़्यादा की फीस है भी नहीं। अच्छा, मतलब मैक्सिमम हाँ, 25,000 रुपए में आप करोड़ों रुपए का भी अगर होगा तो यहाँ पे हम कर सकते फाइल हैं। करते हैं। वी हैव डेल्ट केसेस जिसमें कि यहाँ की पार्टी ने यूएसए में एक्सपोर्ट किया और उसमें उन लोगों ने 4 महीने बाद क्लेम कर रहे हैं कि भई आप माल उठा लीजिए, यूएसए में वेयर हाउसिंग के चार्जेस दे दीजिए, ये कर लीजिए। तो दे हैव काउंसिलर गिवन द प्रोनाउंसमेंट कि आपका इट इज़ योर ड्यूटी, बायर हैज़ टू बी अवेयर। आप इंडस्ट्री एसोसिएशन में इतने एक्टिव हैं सर, आपने पिछले कुछ टाइम में कुछ केसेस देखे होंगे प्रैक्टिकल जिसमें कुछ डिसीज़न कुछ हुए हों, तो वो कुछ हमारे साथ चर्चा करिए सर। मैंने अभी आपसे जैसे ही ये बताया ये यूएसए वाला। हाँ, इसमें इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी आए जिसमें उन्होंने ट्रेडेड गुड्स मैन्युफैक्चरर तो वो हैं लेकिन ट्रेडेड गुड्स पर केस फाइल किया। बट अदर पार्टी ने क्लेम किया लिमिटेशंस पे केस फँसे जाकर और चीज़ों पे और बहुत से केस निकल भी गए। तो ये जो केसेस हैं लिमिटेशन के हैं या उद्यम रजिस्ट्रेशन के हैं या और चीज़ों के हैं, हम स्वयं अज़्यूम ना करके वी शुड फाइल आवर केस फॉर द काउंसिल टू एग्ज़ामिन। अगर काउंसिल रिजेक्ट होता है तब सेकेंडरी कोर्ट फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि हमने सारे सेट में जितनी इम्पोर्टेंट बातें थी, सारी डिस्कस कर ली हाँ हैं जी, हाँ जी। और व्यापारियों को मुझे उम्मीद है इसमें फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, प्रोफ़ेशनल्स के लिए कुछ एडवाइस है आपकी? प्रोफेशनल्स आर वेरी गुड एंड हमेशा ही अच्छे रहे हैं मैंने देखा है एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड दे गिव गुड एडवाइस ऑलवेज़। ये है कि थोड़ी-सी बायस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बायस्ड एडवाइस इसलिए दें छोटों के लिए जिससे कि द इकोनॉमी ग्रोस। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पैसा तो देना ही है। बिल्कुल। अब ऊपर वाले के पास मान लीजिए कोई फाइनेंशियल क्रंच है या प्रॉब्लम है, तो मे बी सम सेग्रीगेशन बट सम सेटलमेंट्स कैन ऑलवेज़ बी डन
दे शुड बी मोर कम्युनिकेटिव विद देयर पार्टीज। सो इससे उनको भी अनरेस्ट हो, उन्हें भी पता हो कब तक पैसा मिलना है। जिससे हम तो कहते हैं भाई काउंसिल तक आके खुद ही निपटा लीजिए, पहली चांस यही दी जाती है उन लोगों को, खुद निपटा लीजिए। तो वो पहले ही खुद निपटा लें आने के पहले भी, तो बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। और सीएज, एडवोकेट, ये सब लोग भी अपने आप को इसमें रजिस्टर करा लें क्या उद्यम में? हाँ, ज़रूरी है, ये करा वो भी सकते हैं हम। अपनी फीस भी ले हाँ, लें। बिल्कुल ऑडिट फीस मिलेगी आपको आपकी, बिल्कुल वो भी 100% मिलेगी, कोई बात ही नहीं कहने वाली है अगर कहीं लटक रही है। बिल्कुल। तो सर ने बहुत बारीकी से एक-एक पॉइंट पे बहुत विस्तृत चर्चा करी। मुझे लगता है आप सब इस चर्चा से लाभार्थी होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, क्योंकि बहुत बड़ा था कि ट्रेडर्स कवर है नहीं है, सर ने क्लियर कर दिया ट्रेडर्स कवर इसमें नहीं है। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी आपकी इस एक्ट में, इस प्रोविज़न्स को लेकर है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें अपना टाइप कर दीजिए। आपके पास उसका आंसर ज़रूर कोशिश करिएगा कि पहुंच जाए। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक, और कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को शेयर, और फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सर वेरी आपका मच, बहुत-बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद मच, सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।